नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं दिव्या। रुक करते हैं खबरों का, जहां चंडीगढ़ में हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, जिसमें यमुनानगर दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता के नए यूनिट के निर्माण का टेंडर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया। इसके लिए 6,900 करोड़ रुपए का टेंडर अलॉट किया गया। बता दें कि BHEL भेल जो है 57 महीने में कार्य को पूरा करेगा। इस प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट को लगाया जाएगा, जबकि अभी तक सब क्रिटिकल यूनिट लगी हुई है और ये सबसे पहले लगी यूनिट से 8% ज्यादा क्षमता की है। इसमें कोयले की जो खपत है वो कम हो जाएगी और साथ ही बिजली जो है वो सस्ती हो जाएगी। इस परियोजना से हरियाणा के नागरिकों के लिए निर्बाध जो है बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सभी उपकरण लगाने का जो है प्रावधान किया गया है। आठ 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो 6,900 करोड़ रुपए में बनना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की हाई पावर कमेटी ने कल ही इसका टेंडर BHEL को दिया है। निश्चित रूप से यमुनानगर के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने के बाद निश्चित रूप से सारा बाजार उससे गुलजार होगा और इस क्षेत्र में बिजली की सुविधा पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होगी। सर, लगभग हरियाणा को सालाना कितना फायदा मानते हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये प्लांट हमें मिला है और 800 मेगावाट बिजली जो है यहाँ पे पैदा होगी और हरियाणा को इससे बड़ा लाभ होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस के और दूसरे कुछ लोगों ने बदनाम करने का काम की कोशिश की कि भाई यहाँ से वहाँ चला गया, हालांकि वो सरकार की एक सारे देश के बारे में योजना है कि जहाँ से कोयला निकलता है वहीं पर थर्मल प्लांट लगे और वहीं से बिजली बन के जाए। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से अपना पक्ष रखा तो उसके बाद केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दी, तो हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और हरियाणा को इससे बढ़ा। वहीं चंडीगढ़ विधानसभा में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शिरकत की है। बैठक के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि बैठक में बजट सत्र पर चर्चा की गई है। ये आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने कुछ आगामी सत्र को लेकर के, सत्र की अवधि को लेकर के और जो आगामी बजट सत्र अच्छे ढंग से चलता रहे, कोई अव्यवस्था ना हो, कोई उनके सुझाव हों, इसको लेकर के थोड़ी सी देर चर्चा की है। और मुझे जो आश्वासन मिला कि आगामी सत्र जो है वो अच्छे वातावरण के अंदर और अच्छी मान मर्यादा के अंदर संपन्न होगा। थोड़ा बहुत कहीं अगर तिथियों के अंदर, डेट्स के अंदर चेंज करना पड़ा तो हम करेंगे। तो वो तो BSc में तय होगा सर कि क्या तिथि रहेगी? हाँ जी, हाँ, वही BSc में तय होगा। और बजट सत्र को लेकर सर अभी तक कितने सवाल टेंटेटिव प्रोग्राम सर बना है, प्रस्ताव आए क्या सर? देखिए, टेंटेटिव प्रोग्राम तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था कि बजट सत्र के अंदर पहले दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके ऊपर चर्चा होगी आधे घंटे की ब्रेक के बाद। 20, 21, 22 3 दिन तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। 23 को माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे और उसी दिन से बजट के ऊपर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। जो रिसेस पीरियड है जो कमेटीज को लेकर के, उसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जा सकता है, वो BSc की मीटिंग के अंदर हम तय करेंगे। आदरणीय ये 3 दिन की बजट के ऊपर चर्चा के पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे
और उन बजट प्रस्ताव के ऊपर जवाब देंगे और उसके पश्चात बजट पारित किया जाएगा। यही मुख्यतः इस बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो रहने वाली है। सर, सिक्योरिटी वॉल लगाने की बात की जा रही है, चाहे प्रेस गैलरी हो, चाहे जो विजिटर। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के विधायकों ने शिरकत की है। बैठक में बजट सत्र पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। आज विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे हैं। पर सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव सारी बातें बाकी मुद्दे तो अनेक मुद्दे हैं जिसकी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लोगों को फिरौती मिल रही है। आज सुबह जो है सांपला में मिली सूचना मंडी में और फायरिंग हुई, तो इसी वास्ते कल शाम को मैं कुरुक्षेत्र से सीधा सांपला जाऊंगा और जिस दुकानदार को मिली है वहां जाऊंगा, लोगों से बात करेंगे। और ये जो चरमरा गई है बिल्कुल स्थिति कानून व्यवस्था और बेरोजगारी इतने उस पर पहुंच गई है, सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारे मुद्दे। सर, भर्तियां निकाली थी, अभी भ्रष्टाचार है, भर्तियां की गई हैं, पंचकुला में लोग विरोध भी कर रहे हैं इन भर्तियों का। जो अभी 10,000 भर्तियां की गई हैं ग्रुप सी की, कल भर्तियां की गई हैं, पंचकुला में कुछ विरोध भी कर रहे हैं बच्चे, आपको जानकारी मिली होगी। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम कार्यालय में कार्यभार का आवंटन हुआ है। अधिकारियों के कार्यभार में हुआ आवंटन। आरके खुल्लर के पास 17 विभागों की जिम्मेदारी। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव हैं आरके खुल्लर, प्रधान सचिव वी उमाशंकर पर रहेंगे 10 विभाग। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आरके खुल्लर के पास 17 विभागों की जिम्मेदारी। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव हैं आरके खुल्लर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के कोने कोने से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं चरखी दादरी से आए फरियादी ने गृह मंत्री अनिल विज को अपने फरियाद बताई और कहा कि महिला द्वारा उसे झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाया गया है। फरियादी का आरोप था कि महिला केस सेटल करने के बदले 20 लाख रुपए की मांग कर रही है। पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में चरखी दादरी के एसपी को एसआईटी गठित कर मामले की पुनः जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही गृह मंत्री ने कई फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। ये खबर बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और साथ ही अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी समस्याएं आपको मिल रही है उसका त्वरित मौके पर निस्तारण किया जाए। और बता दें कि एक झूठे दुष्कर्म का मामला भी जो है विज ने अपने संज्ञान में लिया और अधिकारियों को, एसपी को जो है एसआईटी की टीम गठित करने के निर्देश दिए और इस पूरे मामले में फिर से जांच के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ से खबर, जहां पर गृह मंत्री ने जनता दरबार लगाया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अनिल विज आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आसपास क्षेत्र के जो है तमाम लोग मौजूद हैं जो विज को अपनी समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं। साथ ही अनिल विज ने, गृह मंत्री ने लोगों को उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। साथ ही अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं कि लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से सुना जाए और उसका जल्द से जल्द निराकरण करवाया जाए। वहीं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा का बयान सामने आया। दरअसल बहादुरगढ़ से असौदा तक मेट्रो रेल लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इसका काम जल्द ही पूरा होने वाला है। वरिष्ठ बीजेपी नेता भीम सिंह प्रणामी के कार्यालय पर पहुंचे थे। बीजेपी की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और पीएम मोदी द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बता दें कि नजफगढ़ से धांसा बॉर्डर तक भी मेट्रो का काम उन्होंने जल्द शुरू होने की बात कही है। साथ ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान, वैसे तो हर एक कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में खट्टर साहब के नेतृत्व में, नड्डा जी, अनायत सिंह, सभी कार्यकर्ता 24 घंटे लगे ही रहते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं बैठता, लेकिन ये पार्टी का एक अभियान कि भी और ज्यादा लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए, विकसित भारत के लिए 2047 का भारत, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ पात्रों तक पहुंचा के नहीं पहुंचा है, और जिनके पास पहुंच गया, मैं कहता हूं अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की गारंटी की वैन थी, वहीं इनेलो महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सुनैना चौटाला ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला लगातार पूरे हरियाणा के दौरे कर रहे हैं और सुनैना चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के कोई काम नहीं आएगा, राम हमारे कण कण में है। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सुनैना चौटाला ने कहा कि अब हरियाणा की जनता इनेलो को मुख्य विकल्प के रूप में देख रही है और अगले लोकसभा और साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता में पहुंचेगी। वैसे तो फोकस की अगर आपने बात की तो अभय सिंह जी चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश का महिला महासचिव मुझे नियुक्त किया गया है, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में फोकस है और जींद का अभी प्रभारी बनाया गया है कि मेंबरशिप जो है हमारी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों से कनेक्ट हों, मिले और लोग जो युवा वर्ग है वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से अवगत हो और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े। ये एक मेन उद्देश्य है महिलाओं के लिए भी। और जुलाना में भी जुलाना के भी मैं प्रभारी हूँ, इसलिए जुलाना पे भी मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहता है और पूरे जींद के ऊपर फोकस है 5 की 5 सीटों पर। तो लोगों के बीच में जा रहे किस तरह का मौसम का फसलों पर भी बहुत असर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों अंबाला में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके तहत बारिश से जहां फसलों को बहुत फायदा हुआ, वहीं ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान भी हुआ है। अंबाला की अगर बात की जाए तो अंबाला में 88,000 एकड़ में गेहूं की फसल है और वहीं 7,000 एकड़ में सरसों की। अंबाला के नारायणगढ़ और शहजादपुर एरिया में दोनों फसलों में 50 से लेकर के 70% का नुकसान जो है वो आंका जा रहा है। हालांकि बाकी एरिया में बारिश से काफी फायदा जो है फसलों को हुआ है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है, जिसके कारण जो है गेहूं की फसल में पीला रुतबा की बीमारी आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अंबाला के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जसविंदर ने किसानों के लिए संदेश दिया और कहा कि हर रोज अपनी फसलों की जांच करते रहें। अगर ऐसे कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो कृषि विभाग से तुरंत संपर्क करें। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश और ओलावृष्टि से किसान वर्ग ने खुशी जताई है। साथ ही बताया कि 8,000 एकड़ वर्ग में गेहूं की फसल है और 7,000 एकड़ वर्ग में सरसों की फसल जो है वो बो रखी है। सरसों को जो है कीड़ा लगने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं कृषि अधिकारी, कृषि विभाग ने जो है गाइडलाइंस जारी करी है कि अगर सरसों की फसलों में कीड़ा लगने के अगर आपको कोई भी सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं तो तुरंत कृषि विभाग से संपर्क किया जाए। ये खबर अंबाला से, जहां पर फसलों को फायदा भी पहुंच रहा है, गेहूं की फसलों को, साथ ही सरसों की फसलों को नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यमुनानगर जिले के नगली 32 में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बार फिर दस्तक दी है। हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने अवैध माइनिंग कर रहे खनन माफिया पर शिकंजा कसा। बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम जैसे ही वहां पर पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रकों को छोड़कर के मौके से फरार हो गए। इस दौरान एक जेसीबी भी ड्राइवर जो है मौके से ले जाने में कामयाब हो गया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि नगली 32 में एएन नाम से एक स्क्रीनिंग प्लांट नियमों की धज्जा उड़ाते हुए दिन में भी चल रहा है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें काम चलता हुआ दिखाई दिया। दिनेश शर्मा ने बताया कि इस
1 महीने पहले भी जो है इसी स्क्रीनिंग संयंत्र पर कार्रवाई की गई थी और प्रदूषण विभाग की तरफ से इसे सील भी कर दिया गया था। यमुनानगर से एक खबर जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो है दस्तक दी है और एक फैक्ट्री पर जो है शिकंजा कसा है। बता दें कि खनन माफिया पर शिकंजा कसा है उड़नदस्ते की ये टीम और मौके से जो आरोपी थे वो फरार होने में कामयाब हो पाए। एक आरोपी जो है वो ट्रैक्टर लेकर के भागने में कामयाब हो गया। बता दें कि लगातार जो है वो खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की खबरें सामने आती रहती है और अवैध खनन की खबरें भी सामने आती रहती है, जिसको लेकर के विभाग जो है वो सतर्क है, अलर्ट है और अवैध खनन माफियाओं में जो है हड़कंप मचा हुआ है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने दस्तक दी और खनन माफिया पर शिकंजा कसा है। वहीं अगर आरोपी की बात की जाए तो आरोपी मौके से फरार हो गया और एक अन्य आरोपी ट्रैक्टर से अपने ट्रैक्टर के साथ जो है भागने में कामयाब हो पाया। खूब सूचना मिली थी कि एएन के नाम से एक स्क्रीनिंग प्लांट लगा हुआ है नगड़ी 32 में, जिसका काफी दिनों से बंद पड़ा है और दिलसाद नाम का व्यक्ति उसको चलाता है, जिसकी जमीन है, जो अब फिर दोबारा फिर चला हुआ है। जो क्या नाम उसका कुछ करीब 1 महीना पहले इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, प्रदूषण विभाग को लेकर के और माइनिंग स्टाफ को लेकर के कार्रवाई की गई थी, जो अब फिर दोबारा चलता हुआ पाया गया। जिस बारे माइनिंग स्टाफ से पता किया गया, जिन्होंने बताया भी अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्रदूषण विभाग ने अपनी तरफ से इसको सील किया गया था, जो उन्होंने कहा अभी हम दोबारा फिर इसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। चंडीगढ़ नगर निगम के मतदान में हुई कथित धांधली को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, साथ ही हल्का लाठीचार्ज भी जो है किया गया। दरअसल एनएसयूआई के कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय का घेराव करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगा करके रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। ऐसे में पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद लाठीचार्ज भी किया। ये खबर बता रहे हैं आपको चंडीगढ़ से, जहां पर निगम कार्यालय में पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। बता दें कि उनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने जो है बल का प्रयोग किया। पुलिस ने पहले उन्हें बैरिकेडिंग लगा करके रोकने की कोशिश की। जब वे नहीं माने और निगम कार्यालय के अंदर घेराव करने के लिए पहुंचने की कोशिश करने लगे, तब पुलिस ने जो है बल का प्रयोग किया। देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने जो है उन्हें खदेड़ा और पुलिस की सख्त कार्रवाई। वहीं अंबाला में सुबह सुबह शहर की कपड़ा मार्केट में अचानक आग लग गई। आग से दुकान में पड़ा सारा सामान जलकर के खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह दुकानदार अपनी दुकान में धूप बत्ती करके चला गया था और कुछ देर बाद आया और साथ बनी चाय के दुकान में से धुआं निकलता हुआ उसने देखा। एकदम से दमकल विभाग है उसको सूचना दी गई। तब तक दुकान में पड़ा ज्यादातर सामान जो है वो आग की बलि चढ़ चुका था। वहीं दुकानदार का कहना है कि वो सुबह जोत जला करके दुकान से सामान लेने चला गया था। इस बीच उसे पड़ोस के लोगों का फोन आया कि दुकान में आग लग गई है। इसके बाद वो दुकान पर पहुंचा, तब तक फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा रही थी। मैं अपनी शॉप पे था जी, तो मेरे को धुआं सा नजर आया बाहर, तो मैंने बाहर देखा तो शटर नीचे था, उस दुकान से धुआं निकल रहा था। जब धुआं निकल रहा तो मैंने कहा भी पता नहीं क्यों धुआं में जोत जलाई होगी या कुछ करा होगा उन्होंने। तो जब ज्यादा फैल गया धुआं तो मैंने रोला डाल दिया। मेरी दुकान में सिलेंडर पड़ा था, चाय की दुकान है मेरी, मैंने फटाफट सिलेंडर बाहर निकाला पहले उसको, मैं कहीं नुकसान ना हो किसी चीज का।
तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने रोला पाया, मैंने शटर उठाया ऊपर, मैंने 3-4 बाल्टियां पानी के अंदर गिरी, लेकिन वो आग बहुत फैल चुकी थी, इतने में इतनी फैल गई थी। फायर ब्रिगेड जी को बुलाया गया, फिर वो लोग आए तो अब जाके उन्होंने इस आग को, ये उसका जैसे वो भगवान के वस्त्र बनाते हैं ना जी, रुमाला वगैरह बनाते हैं, जैसे गुरुद्वारा साहब के बनाते हैं वस्त्र। स्थिति को कंट्रोल कर रखे हमने। कपड़े की मार्केट में आग लगी थी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आ गए, गाड़ी आने में थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन स्थिति को काबू कर रखे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 गाड़ियां लग रही हैं, 10-20 मुलाजम भी हैं अपने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कितने दुकानों में आग लगी, क्या कुछ नुकसान? अभी तो नुकसान के बारे में और उसके बारे में कुछ नहीं पता लगेगा जी, तो दुकान वाले ही बताएंगे ना। कितने दुकानों में आग? अब 3-4 दुकानों में आ गया, अभी खोल के देख रहे हैं किसमें कितनी है। कितनी गाड़ियां आई हैं? गाड़ियां 3 लग रही है अभी मौके पे। क्या कहना चाहोगे, संकरी गलियां हैं, बड़ी दिक्कत का? ये तो देखो सभी को पता है जी, मैं क्या कहूँगा इसके बारे में। ये तो कोई आज से तो हुआ नहीं है कि पहली बार है, कपड़ा मार्केट जब से तब से ही ऐसे ही हाल है। दुकानदारों से क्या अपील करना है? दुकानदारों से बार अपील करते हैं, लेकिन कोई असर तो होता नहीं ना उस चीज का। मैं रघुवीर सिंह है जी मेरा नाम। मैं सवेरे 8:30 बजे आया सी, मैं जोत करके चले गए सी माल लेके। मैंने पड़ोसियों ने फोन किया तेरी दुकान से आग लगी हुई है, मैं फिर आया सी। किस चीज की दुकान है? मेरी आई जी रुमाले चंदोए, पीर की चदरा, गुरुद्वारे के रुमाले चंदोए, पीर मंदिर के वस्त्र है। कितना क्या नुकसान हुआ? नुकसान में मेरा 20 लाख रुपए से तो ऊपर माल था जी मेरा। कपड़ा मार्केट में एक ये बग्गा साड़ी के साथ में गली है, उसमें दुकान है कपड़े की, रुमाल वगैरह की दुकान है रघुवीर की। तो डायल 112 से हमें सूचना मिली थी कि कपड़ा मार्केट में दुकान में आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड भी मौके पे आ गई थी और हम भी आगे थे। अभी आग बुझ चुकी है। और वैसे तो एक ही दुकान में आग लगी है रघुवीर की, एक शायद थोड़ा ऊपर वाली दुकान में कुछ आग लगी है। सर संकरी गलियां हैं, दुकानदार अतिक्रमण करके बैठे हैं, इससे बड़ी परेशानी का सामना है, क्या? ये हम इनको डेली बताते भी हैं और ये हमारा एक अभियान भी चलाया, हमने पहले भी चलाया है। वहीं पलवल में चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाने से भी नहीं छोड़ा। चोर 3 दान पात्रों में रखा दान जो है चुरा करके ले गए। इतना ही नहीं, सीसीटीवी के डीवीआर भी जो है वो चोर ले उड़े। रात को मम्मी जी तो अपना ताला वाला लगा के, जैसे टाइम के हिसाब से अपना ताले वाला लगा के चले गए थे। सुबह आके मेरे को अपना सुबह से दरवाजा खड़काया मोहित बजाज की मम्मी ने, तो आके बोला कि भी ऐसे ऐसे मंदिर के सारे ताले टूटे हुए हैं और सारी गुल्लक टूटे हुए हैं। जो 5-6 गुल्लक थी जो नानपत्र मंदिर का आता था वो उतार के ले गए, और डीवीसी जो कैमरे का वो आता है उसको भी निकाल के ले गए सारे। जो कैमरे के डीवीआर लगा था चोर, क्या उसको भी ले गए? उसको भी ले गए डीवीआर को। तो रात को ना रहे कोई? क्या रात को यहाँ कोई नहीं रहता मंदिर में? रात को कोई नहीं रहता, रात को तो ताले लगा जाता है, किसी हिसाब से अपना लगा जाता है। तो जो मंदिर के पुजारी है वो भी नहीं रहते हैं? पुजारी भी नहीं रहते, वो अपने घर चले जाते हैं। तो सूचना मिलने के बाद क्या आपने पुलिस प्रशासन को फोन किया? अपना पीसीआर वाले को फोन किया, तो पीसीआर वाले वो आए यहाँ अपना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।